गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट करवा रहे हैं। प्रीलिम्स मैक्सिमम पूरा दिसंबर से जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का पूरा करंट अफेयर सीरीज इकोनॉमिक्स की रहेगी, जहां हम सुबह कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 बैंकिंग एंड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स को। अब हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर आरबीआई एंड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स को। तो चलिए देखते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसको मिला है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, आरबीआई won the डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग लंदन फ्रॉम इट्स इनिशिएटिव। आरबीआई ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड सेंट्रल बैंक लंदन से इनिशिएटिव में प्राप्त किया है। अबाउट Parva and Sarthi Initiative. Sarthi Initiative launched in January 23. Internal digital infrastructure enable RBI staff to securely store, analyze, and exchange data using dashboards and reports. Pravaha system launched May 2024. Digital platform facilitate external regulatory application and real-time process with cybersecurity and track mechanism. RBI surplus announced a record transfer of 2.969 lakh crore surplus to the central government of the FY 2024 to 2025, significantly exceed the previous year record and surpassing government budget estimates. RBI payout the center of the year में 2,68,590 रुपए खर्च किए गए थे दो FY 25 में, जो कि आरबीआई का सरप्लस है। व्हाट इज आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। सरप्लस ट्रांसफर कैसे करता है आरबीआई और क्या होता है ये देखेंगे। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर रिफर टू द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड of the central government under the RBI Act 1934 after covering operational expenses and maintaining risk buffers. Under Section 49, allocation of surplus profits of RBI Act 1934, profit surplus of the RBI are to be transferred to the government after making various contingency provision and public policy mandate to the RBI, including financial stability and consideration को दिखाते हुए सेक्शन 48 के तहत आरबीआई एक्ट 1934 सरप्लस ऑफ आरबीआई वेरियस कंटीजेंसी प्रोविजन पब्लिक पॉलिसी की मैंडेट्स को बैलेंस ऑफ प्रॉफिट में सरप्लस ट्रांसफर करता है। नोट डाउन divided since RBI statutory central bank without shareholder in the transfer of mandate by law and represent a significant non-tax revenue source for government spending. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ सरप्लस। अब ये बैंक आरबीआई सरप्लस कर रहा है, वो उसका मतलब होता है। तो आरबीआई सरप्लस करने के फैक्टर्स क्या क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या क्या है। बाई सिग्नेचर प्रॉफिट फ्रॉम इश्यू करेंसी, डिफरेंस बिटवीन करेंसी फेस वैल्यू एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। जिस प्रकार से हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है, उसी प्रकार से सैंग्रेज प्रॉफिट होता है जो इशू करेंसी को डिफरेंस करेंसी फेस वैल्यू के साथ और प्रिंटिंग कॉस्ट के साथ डिफर कर देता है। दूसरा इंटरेस्ट अर्निंग, लोन एक्सटेंडेड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। तो वहाँ पे कितना अर्न किया गया है, इंटरेस्ट रेट लगाकर ब्याज दर कितनी हासिल की गई है और कितना उस पर लाभ हुआ है, वो देखेंगे आरबीआई सरप्लस में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट काम करेगी, इनकम फ्रॉम फॉरेन बॉन्ड्स एंड गेन ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेक्स रेट्स। The transfer in accordance with the economic capital framework adopted by the RBI board in line with the recommendation of the Bimal Jalan committee। विमल जालन की कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि आरबीआई सरप्लस के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेक्स रेट्स में उसको हेल्प करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट अर्निंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सेकंड हम बात कर रहे हैं committee. As per the revised ECF in economic capital framework, the amount of surplus to be transferred to the center is determined on two factors: realized equity maintained between 6.5 to 5.5% of the RBI balance sheet and the excess amount to be transferred to the government. Economic capital accessibility capped in range of 20.8 to say 25.4% of the balance sheet and rest should be transferred to government. CGRA currency gold revaluation account include capital, reserve, risk provisions and revaluation balance which are unrealized gains not net less
result from movement of exchange rate, gold price on it, interest rates। या इकोनॉमिक कैपिटल की बात की जो हमें बताती है कि कैसे CGRA और जो रियलाइज इक्विटी होती है यहाँ पे 6.5% से और 5.5% से अगर हाई जा रही है तो उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस है जो कि RBI या गवर्नमेंट को हमें देना होता है। इकोनॉमिक कैपिटल एसेसिबिलिटी बता रही है कि कैसे CGRA करेंसी गोल्ड रिवैल्यूएशन एक्ट अकाउंट इंक्लूड कैपिटल रिजर्व रिस्क प्रोविजंस रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट जो कि अनरियलाइज गेन और नेट लॉस को काउंट करने के बाद जो बैलेंस शीट में जो बचता है वो गवर्नमेंट को कैसे इंटरेस्ट रेट के द्वारा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ECF क्या होता है। ECF एक मेथडोलॉजी जिसे डिटरमाइन किया जाता है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजन और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अंडर सेक्शन 47 ऑफ द RBI एक्ट 1947। अब सेक्शन नंबर 47 और 48 है क्या। सेक्शन नंबर 48 कहता है जम्पशन है बैंक फ्रॉम इनकम टैक्स एंड सरप्लस टैक्स से ऑफ द RBI एक्ट 1934। इट प्रोवाइड एन एक्सेप्शन टू द RBI फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स और एनी अदर टैक्स इंक्लूडिंग वेल्थ टैक्स। जिस प्रकार से आम आदमी अपना टैक्स दे रहा है, वेल्थ टैक्स भी दे रहा है और अदर टैक्स भी दे रहा है, उसी प्रकार से RBI और बैंक को अजम्पशन है कि वो सेक्शन 48 RBI एक्ट 1934 के तहत ये इस अजम्पशन में है। RBI का कंटीजेंसी रिस्क बफर क्या होता है। CBR यानी कंटीजेंट रिस्क बफर एक फाइनेंशियल रिजर्व होता है जो सेफ गार्ड करता है RBI बैलेंस शीट अगेंस्ट अनफोर्सिन लॉसेस एंड इकोनॉमिक शॉक्स से। इट हैज़ फॉर्म्ड ए की पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क recommended by the Bimal Jalan Committee 2018 initially set between 5.5% to 6.5% of the RBI balance sheet। The CRB यानी RBI contingent risk buffer विटनेस फ्रॉम 2024 से 25 टू 4.5% से 7.5% का फ्लेक्सिबल ग्रेटर की तरफ जा चुका है जो कि CRB हैज़ प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है 5.5 से 7.5 की तरफ। वाइल हायर CRB एनहेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इट लिमिट्स द सरप्लस फंड अवेलेबल टू ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे RBI सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मैनेज करेगा कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इट्स ओरिजिन इट्स सॉल्यूशंस। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI थे सर ऑब्स्टन स्मिथ और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ RBI थे CD देशमुख। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था RBI, जिसे 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने RBI को फॉर्म किया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मली एस्टेब्लिश हो जाता है अप्रैल 1 को कलकत्ता में। 1949 को RBI नेशनलाइज प्रीवेंशली ओन्ड और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के साथ काम करेगा। अब इसके फंक्शंस रहेंगे सुपरवाइजरी फंक्शंस जो अथॉरिटी टू इशू बैंक लाइसेंस ओपन ब्रांचेस सेट मिनिमम रिजर्व्स एंड इंस्पेक्ट कमर्शियल बैंक्स की देखिएगा। मॉनिटरी अथॉरिटी करेगी जो RBI एम करेगी मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इशू ऑफ करेंसी नोट्स एक्सचेंज एंड डिस्ट्रॉयड करेंसी नोट्स वाइल सर्कुलेटिंग गवर्नमेंट बैंड कॉइन्स। मैनेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कस्टेडियन रहेगा, मैनेज करेगा इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, रेगुलेट करेगा गवर्नर फॉरेक्स मार्केट एक्सचेंज रूल्स के साथ। करेंसी स्टेबिलिटी रहेगी जहाँ बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेंट कर सकते हैं यानी करेंसी वोलेटिलिटी को लेकर। अब बैंकर के बैंक बोला जाता है RBI को, जो कस्टोडियन होता है कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक के लिए, जो लेंडर होता है लास्ट रिजॉर्ट के लिए, जो कि बैंक सेंट्रल क्लियरेंस और सेटलमेंट ट्रांसफर करने के लिए बैंक हेल्प करता है RBI और RBI हेल्प करता है बैंक की। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंक टू अदर बैंक और बैंक टू गवर्नमेंट कैसे काम करेगा। जो RBI मैनेज और फाइनेंशियल ऑपरेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर RBI एक्ट 1934। act as a banker to state government through agreements, offer short term financial advancement of government for temporary mismatches के साथ ये काम करेगी। अब ये RBI डायरेक्टिव और क्रेडिट स्कोर कैसे काम करेगी। RBI है इशू डायरेक्टिव to ensure timely and accurate updating of credit sources of credit information company यानी CIC, जो RBI की CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है जो एड्रेस करती है ग्रोइंग कस्टमर्स कंप्लेंट्स अबाउट डिलेज एंड इनएक्यूरेसी को लेकर। वहीं पे क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिटल फिंगर होता है जो टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 300 to 900 इंडिकेट करता है बोरोअर सिटी वर्थनेस को। ए स्कोर 750 और अबव इज कंसिडर्ड आइडियल, improving borrower chance to secure loans for favorable terms। A high credit score lead to better loan terms, including lower interest rate, fast approvals और large credit limits के साथ एक high credit score काम करेगा। वहीं एक low credit score काम करेगा higher interest rate even after
डिसाइड पास्ट डिफॉल्ट के साथ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कैसे काम करते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑथोराइज रहती है आरबीआई टू कलेक्ट मेंटेन एंड रिपोर्ट बोरोवर्स के साथ। जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन हेल्प लेंडर्स एक्सेस करते लोन एलिजिबिलिटी को। मेजर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ट्रांस यूनियन, CIBIL, हाई मार्क, एक्सपीरियंस के साथ काम करती है। आरबीआई डायरेक्टेड मेजर रहेगा रिट्रेसल के पास, जो कि 100 पर कैलेंडर डे के साथ काम करेगा। जो 21 डे ऑफ कंप्लेंट रिसिप्ट के साथ काम करेगा। CIC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मस्ट नोटिफाई करेगा कस्टमर को कंप्लेंट के साथ और रिजेक्टिंग डाटा करेक्शन क्वेरीज के साथ भी काम करेगा। अब हम बात करेंगे आरबीआई की इंटीग्रेटेड लोकायुक्त स्कीम है क्या। आरबीआई की इंटीग्रेटेड लोकायुक्त scheme है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has included state cooperative banks and central cooperative banks in the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme यानी RB 2021। RBI क्या बोलते हैं इसको, लोकपाल। RBI Lokayukt is a free single window grievance redressal system by the RBI to resolve customer complaint against regulated entity under the alternative grievances redressal framework framed by the RBI in the exercise of the power conferred on its under the Banking Regulation Act 1945। की फोकस एरिया क्या रहेगा इसमें, ये हमारी पूरी स्कीम थी। अब हम बात करेंगे नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 टू 2030 का एक रोड मैप है, जहाँ नेशनल स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर की जाएगी, जहाँ गवर्नर ऑफ द आरबीआई रिलीज करेगा नेशनल स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट 2025 से 2030 के बीच में। इट इज़ ए कम्प्रीहेंसिव प्लान टू एक्सपेंड फाइनेंशियल एक्सेस एंड यूसेज अक्रॉस इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 years। द NFSI 1 is based on 5 strategic objectives। फर्स्ट इज कलेक्टिवली नोन एज पंच ज्योति, 5 लाइट्स। 5 लाइट्स हैं क्या वो। It has been developed under the Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy Act of various stakeholders। 5 pillar strategy focus on equitable financial services, women-led inclusions, financial livelihood, integration, financial education और financial strong customer protection, education, लाइवलीहुड इंटीग्रेशन और इक्विटेबल फाइनेंस सर्विसेज और वुमेन लेड इंक्लूजन इसके अंदर आएगा, जहाँ पे होलिस्टिक व्यू में 2025 से 2030 तक एक नेशनल स्ट्रेटेजी रहेगी फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर, जिसके महत्वपूर्ण की फोकस एरियाज रहेंगे। एटलीस्ट वन बैंक आउटलेट होना ही चाहिए पर हर सेंटर में। प्रोवाइड फेयर पे फॉर बिजनेस करस्पोंडेंट एंड यूटिलिटी देयर नेटवर्क्स टू डिस्टर्ब इंश्योरेंस, पेंशंस एंड म्यूचुअल फंड्स। ए मीडियम टर्म गोल रहेगा जो अचीव करेगा 30% वुमेन्स को। एक्सप्लोर करेगा प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC टारगेटेबल क्रेडिट फ्लो को, जो इंटीग्रेट करेगी ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस को। जन सुनवाई पोर्टल फॉर सीमलेस इनरोलमेंट ऑफ क्लेम प्रोसेस अंडर PMJBI। अब पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड हमने अभी तक पढ़ा था आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई कैसे अपने फंड बैलेंस शीट को मैनेज करता है। आरबीआई 5 की पॉइंट की प्रिंसिपल्स थे, उन पे कैसे इंक्लूजन करेगा 2025-2030 तक। अब हम बात कर रहे हैं पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज constituted a 6 member payment regulatory body to oversees the function of payment system in the country। The PRB is chaired by the RBI governor and include deputy governor, the executive director of RBI and 3 representative nominated central government के इसमें रहेंगे, जो कि रिप्लेस कर दिया जाएगा बोर्ड ऑफ रेगुलेशन सुपरविजन सेटलमेंट सिस्टम को पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के साथ, जो कि हर प्रति साल 2 साल में एक बार आता है, जिसका कोरम 3 चेयरपर्सन रहेंगे, जो कि डिप्टी गवर्नर भी रहेगा, एक चेयरपर्सन ऑफ द आरबीआई रहेगा और 3 कैबिनेट से आएंगे मेंबर्स, और मेजोरिटी ऑफ द वोट मेंबर को सही माना जाएगा। अब हम बात करेंगे संकल्प 2.0 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टू इम्प्लीमेंट रीविजिट गाइडलाइन अंडर द संकल्प 2.0 फ्रेमवर्क। माइक्रो फाइनेंस माइक्रो क्रेडिट इज अ प्रोविजन ऑफ स्मॉल साइज लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूड सेविंग्स अकाउंट्स, फंड ट्रांसफर, माइक्रो इंश्योरेंस टू लो इनकम इंडिविजुअल टू ग्रुप include from banks globally। Grameen Bank founded by Mohammed Yunus in Bangladesh। RBI 2022 framework standardized the definition of microfinance loans, repayment and enhanced borrower protection।
Sankalp is a government initiative focused on promote financial inclusion through microfinancing with small value loans and savings to low income individual and groups who may have an access to traditional banking services. Microfinance sector stakeholders Shri Dhan Yojana, RBI, MFI, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के तहत काम करेगा। तीन प्रोन एरियाज में संकल्प 2.0 काम करेगा। डेप्ट कंट्रोल में, लो प्राइसिंग में और लेंडिंग डिसिप्लिन में और इम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन चेकआउट में, जहां मस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, विजिट किया जाएगा लेटेस्ट को एवरी 3 ईयर के 3 महीने के अंदर। अब ये हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम हो चुका है। इससे पहले हम आरबीआई का सिस्टम का चैप्टर 1 था हमारा बैंकिंग एस्पेक्ट्स को लेकर, चैप्टर 2 था हमारा बैंकिंग को लेकर, और चैप्टर 3 रहेगा हमारा इंडस्ट्री को लेकर। इंडस्ट्री काम करेगी मैरीटाइम विजन को, जो इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर अंडरगो करेगा ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी अंडर द मैरीटाइम इंडियन विजन 2030 के साथ, जिसके अंदर मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 तक का काम किया जाएगा, जो कि 12 ऑपरेशनल मेजर पोर्ट्स के साथ 200 नॉन मेजर पोर्ट्स और मैरीटाइम सेक्टर्स हैंडल किए जाएंगे। नियरली 95% ऑफ द कंट्री ट्रेड बाई वॉल्यूम एंड 75% बाई वैल्यू। जो मैरीटाइम विजन रहेगा, जो 200 नॉन मेजर पोर्ट्स के साथ 12 मेजर ऑपरेशनल पोर्ट्स रहेंगे, उनके साथ काम किया जाएगा। जहां बात की जाएगी 2030 तक कंप्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटजी प्लेस डाउन इंडिया अमंग द 10 टॉप मोस्ट मैरीटाइम नेशन। लॉन्च इन 2021, सागरमाला प्रोजेक्ट इसका इनिशिएटिव था, जो कि अमृत काल विजन 2047 के लिए रखा गया है, जिसके की इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल मैकेनिज्म रहेगा। नोडल मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, और फाइनेंशियल मैकेनिज्म रहेगा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म फाइनेंस और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल असिस्टेंस करेगा। डिजिटल गवर्नेंस रहेगी, फॉर एग्जांपल सागरमाला पोर्टल, जो इनेबल करेगी रियल टाइम मॉनिटर करेगी नेशनल लॉजिस्टिक मैरीटाइम इंटीग्रेट को, लॉजिस्टिक सर्विसेज को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या एक डिजिटल सिंगल विंडो पर पूरे ग्रीवेंसेस सुने जाएंगे सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत। और की फोकस एरिया रहेगा इसका थेमेटिक 3 पिलर रहेंगे, सॉरी माय मिस्टेक 10 पिलर्स रहेंगे, जो इंक्लूड करेंगे शिप बिल्डिंग को लेकर, इनलैंड वाटरवेज को लेकर, क्रूज टूरिज्म को लेकर, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन को लेकर और मैरीटाइम सेफ्टी को लेकर। और इनलैंड वाटरवेज एक तो थेमेटिक वाटरवेज रहेंगे, जहाँ पे हम टूरिज्म भी जाएगा और मैरीटाइम शिप्स भी जाएंगी, और जो ये क्या होता है वो, अरे जो क्रूज होते हैं ये सब जाएंगे। और जो इनलैंड वाटरवेज में 23 नेशनल वाटर इनलैंड वाटरवेज के अंदर अफोर्डेबल और सस्टेनेबल कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है। और मैरीटाइम के अंदर हेरिटेज जो लोथल गुजरात सेलिब्रेट करेगा इंडियाज रिच मैरीटाइम लेगेसी को, जो कि कितने साल पुरानी है, 100 से 200 साल पुरानी होगी। मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 काम करेगा, लीड करेगा ग्लोबल मैरीटाइम पावर 2047 को, जो कि इन्वेस्टमेंट स्कोप रहेगा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के साथ, जो 300 इनिशिएटिव के साथ काम करेगा। 80 लाख करोड़ रुपए का इसमें पूरा पैकेज रहेगा। नोडल मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, वो इसका इनिशियल कंट्रीब्यूशन 5% लोन देगा सब मरीज को पिलाने के लिए। रीपेमेंट टर्म 8 ईयर के बाद 2 साल प्रति ईयर के हिसाब से 50 करोड़ रुपए का पूरा फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म रहेगा। 50 करोड़ रुपए तक का ये पूरा टेन्योर रहेगा। एनुअल गारंटी फी रहेगी 1.5% पर ईयर। और न्यू लेबर कोड्स क्या है, ये अपना मैरीटाइम सिस्टम था, जहाँ पे ये शिप के मैनेजमेंट, कार्गो मैकेनिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनलैंड और मैरीटाइम वाटर सिस्टम सागरमाला प्रोजेक्ट का पूरा बताया गया था। ये सिंपल था, जैसे आरबीआई अपना पूरा काम कैसे करता है, आरबीआई की संकल्प स्कीम क्या है, आरबीआई कैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लोकायुक्त प्रणाली को कैसे काम कर रहा है, वो सब बताई गई थी। अभी यहाँ पे मैरीटाइम का पूरा बताया गया। ये था पूरी हमारी 3rd यूनिट। अब हम बात करेंगे 4th यूनिट की। 4th यूनिट से पहले बात होगी लेबर रिफॉर्म कोड, यानी न्यू लेबर कोड, जो अभी 2019 में इंट्रोड्यूस हुए। वो क्या थे? द 4 लेबर कोड इनेक्ट इन 2020 हैव बीन इम्प्लीमेंटेड नेशनल वाइड। लेबर रिफॉर्म्स जो कि 29 लॉज के साथ न्यू लेबर रिफॉर्म्स हैं क्या, जो बात करेंगे कोड ऑन वेजेस 2019 को लेकर, जो मैंडेट करेगा ओवर टाइम पे एटलीस्ट 2x ऑफ द नॉर्मल वेज रेट के साथ, कि उन्हें 2% 2 गुना तो बढ़ाया जाए उनका वेज
फिक्स वेज है बेस्ड ऑन स्किल लेवल लोकेशंस एंड वर्किंग कंडीशन के साथ। प्रोहिबिट किया जाए जेंडर बेस्ड वेज डिस्क्रिमिनेशन को, इक्वल पे इक्वल वर्क के साथ काम किया जाए। सेट नेशनल फ्लोर वेजेस बेस्ड ऑन मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स विद रीजनल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। कोड रहेगा सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020, लीगली बाइंडिंग रहेगा गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, जो कि फर्स्ट टाइम यूज हुआ है गिग वर्कर्स। एस्टेब्लिश किया जाएगा सोशल सिक्योरिटी फंड को, जो अनऑर्गेनाइज्ड गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के साथ काम करेगा, जो कि ईपीएफओ एंड ईएसआईसी कवरेज के साथ इंक्लूड करेगा। मैंडेटरी कवर देगा हजार्डियस जॉब को। क्रिएट करेगा आधार लिंकेज नेशनल पोर्टल फॉर अंडर ऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के साथ। वेज कंप्रोमाइज करेंगे बेसिक पे अलाउंसेज और रिटेन करेगा अलाउंसेज फॉर सोशल सिक्योरिटी के साथ। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड रहेगा 2020 का, जो एक्सपेंड करेगा वर्कर की डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय का अर्निंग 18,000 रुपए तक का, जो रेज करेगा प्रायर अप्रूवल थ्रेशोल्ड लेआउट और क्लोजर को 100 से 300 लेबर के बीच में, जो कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और फास्टर डिस्प्यूट को कम करने की काम करेगा। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन कोड के हिसाब से उन्हें इंश्योरेंस देगा, हेल्थ इंश्योरेंस देगा, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप देगा। सेफ्टी कमेटी के साथ एस्टेब्लिश किए जाएंगे 500 वर्कर्स। और नाइट शिफ्ट फॉर वुमेन्स को हटाया जाएगा। और ब्रॉडनेस इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के साथ सेल्फ माइग्रेंट काम करने के लिए कहा जाएगा। क्रिएट की जाएगी नेशनल डाटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में भी डाटाबेस को रखने की बात की जाएगी। और इसी तरह हमारे लेबर लॉ नए बने हैं 2020 में, उनकी यहाँ पे बात की गई है। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है, अभी इंडेक्स निकालता कौन है। MOSPA हैज़ proposed an automatic substitution mechanism to replace closed factories with active unit in the index of industry production database. The proposed system was replaced close to initiative factors in the IIP samples with verified operational units drawn from updated database. Objective क्या रहेगा, ये इंश्योर करेगा IP रिफ्लेक्ट करंट प्रोडक्शन के साथ, और कैप्चर करेगा ऑनगोइंग स्ट्रक्चरल शिफ्ट अक्रॉस इंडस्ट्री के साथ। और IIP रहेंगे कंपोजिट इंडिकेटर रहेगा, जो ट्रैक करेगा शॉर्ट टर्म चेंज को और प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ। इट कंपाइल करेगा नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम की बात करेगा, जिसका बेसिक ईयर 2011-12 अभी भी 2011-12 से ही मापा जा रहा है। उसकी कवरेज रहेगी 400 सोर्स एजेंसी के साथ। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट रहेगी मैन्युफैक्चर, दूसरी रहेगी माइनिंग और तीसरी रहेगी मैन्युफैक्चर यूनिट। कोर इंडस्ट्री 8 कोर इंडस्ट्री है। पहली कोर इंडस्ट्री है कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, फिर स्टील, फिर सीमेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 8th रहेगी, फर्स्ट कोयल और क्रूड ऑयल रहेगा। और प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या क्या रहेंगी इसमें, प्रोडक्ट कैटेगरीज रहेंगी इसमें प्राइमरली गुड्स आएंगे, जो इंक्लूड करेंगे रॉ मटेरियल्स लाइक मिनिमम प्रोडक्ट फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर्स को। इंटरमीडिएट गुड्स रहेंगे जैसे यार्न्स, केमिकल्स, सेमी फर्निश्ड प्रोडक्ट्स लाइक स्टील। कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। मैथडोलॉजी उस पे लेस पेयर्स पे काम करे। फ्रीक्वेंसी 28 डे का पूरा काम प्रोजेक्ट, इसका पूरे एक स्ट्रक्चर वाइज काम हो। स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन होता है क्या, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन एक रूल बनाए 2025 में, जो एक्सरसाइज करेगा पावर कन्फर्म करेगा सेक्शन नंबर 55 के द्वारा। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके बाहर के एरिया में अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई माइनिंग करता है, खुदाई करता है कोई, जैसे अभी ये केस आया था अडानी केस, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ने सैज और CEZ और SEZ को उससे बाहर जाकर माइनिंग करनी शुरू कर दी थी। और इंडिया में अपने वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा था। एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे डैम वगैरह बनाए जाएंगे और उस डैम को राजस्थान में पानी वगैरह कुछ पहुँचाने का पूरा प्रोजेक्ट था, जिसे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, जो कि टैक्स बेस्ड था। जिस पे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी PIL डाली थी कि अगर हम अपने इंडिया से बाहर जैसे नेपाल, बांग्लादेश में ये पानी को एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं, तो
हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। वहीं अगर हम इंडिया के अंदर ही राजस्थान में अगर इसको पानी को लेके जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है। तो इंडिया के अंदर बाउंड्री के अंदर ये टैक्स को कैसे आप इन्हें कैंसिल आउट करें। ये था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पूरा मुद्दा जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा वर्तमान में चलाया जा रहा है। इट इज़ ए स्पेशली डिक्लेयर्ड ड्यूटी फ्री इंक्लेव डीम्ड रहेगी, जो फॉरेन टेरिटरी के साथ काम करेगी, जो ट्रेड ऑपरेशन ड्यूटीज और टैरिफ के साथ काम करेगी, और डोमेस्टिक टैरिफ डाटा जो एक्सपोर्ट एंड गुड फॉर द सेज अराउंड द डीटीए ट्रीटेड इंपोर्ट्स के साथ काम करेगी। अब सेज इंडिया में कैसे काम करता है, ये फर्स्ट इंडिया में पब्लिश्ड हुआ है सेज, जो रिकॉग्नाइज करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को देखेगा, जो कि एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन रहेगा, जो कि कांडला में है, जो कि 1965 में बना था। इसमें 8 ट्रेड पॉलिसीज रहेगी, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहेगा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ काम करेगा। इसके की फीचर्स क्या रहेंगे, ये लैंड नॉर्म ईज कर देगा, जैसे मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट रहेगी सेज प्रोग्राम के अंदर, जैसे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो रिड्यूस कर देगा 50 हेक्टेयर भूमि को 10 हेक्टेयर भूमि में, और फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल के द्वारा, और परमिट कर देगा सेज लैंड को हम लीज्ड पर दे सकते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से। तीसरा काम करेगा, रिवाइज कर देगा एनएफई रूल्स को, जो वैल्यू फ्री ऑफ कॉस्ट गुड रिसीव्ड हो रहे थे और सप्लाई की जा रही थी विदाउट एनी नेट एट एक्सचेंजेस कैलकुलेशन के द्वारा, उन्हें अब पूरे डाटाबेस के साथ कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेगा डोमेस्टिक सप्लाई परमिट की। डोमेस्टिक सप्लाई परमिट कैसे काम करेगा, ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है जो सेल करेगा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और पे करेगा एप्लीकेबल ड्यूटीज़ के साथ। अब ये हमारा पूरा सेज का प्रोग्राम था। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक लॉन्च प्रोग्राम है, जहाँ पे डेवलप की जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ विद सपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक। एम रहेगा इसका स्ट्रेंथन किया जाएगा इंडियन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को, इन्हेंस की जाएगी कम्पिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। अंडर IPRS 3.0 industrial park will be benchmark and category leaders challenges and experience based on their performance across the key indicators। अब इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है, इंडस्ट्रियल पार्क होता है जो इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे एक्सप्रेसिवली डेवलप्ड और अक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्लस्टर बन रहे हैं ड्यूरेबिलिटी एक्टिविटीज़ के लिए, और जो रेफर कर रहे हैं सैज एरिया के अंदर आकर अपने जोन को प्रोहिबिशन या फिर कोई लीगली बाइंडिंग कोई लॉ है उसको वोलेट कर रहे हैं, उस पर लिए था। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव PLI इनिशिएटिव है वाइट गोल्ड के लिए। अब वाइट गुड्स होते क्या है, वाइट गोल्ड या वाइट गुड्स होते क्या है, गवर्नमेंट हैज़ रेस्पॉन्ड एप्लीकेशन फॉर द प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम, जो कि वाइट गुड को लेकर है, जो कि 2020 में की, जिसका एम था बूस्टअप करना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को सेल्फ रिजाइलेंस के साथ ग्लोबल कम्पिटिवनेस को कम कर मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत बनाने की ये पूरा मिशन था, जिसमें 2021 में LED और AC लाइट के द्वारा इसे शुरू किया गया था, जिसकी कवरेज थी 14 सेक्टर में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, ड्रोन्स और वाइट गुड को लेकर। जो अप्रोच थी स्कीम की परफॉर्मेंस ड्रिवन ऑफरिंग टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑन सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, प्रमोट टेक्नोलॉजी एडोप्टेशन एंड इनेबल इकोनॉमिक ऑफ स्केल की बात करेगा। ये ग्रीन क्रेडिट की तरह ही काम करेगा, जिस प्रकार से वर्तमान में सस्टेनेबिलिटी को लेकर जो ये नए रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे लाइट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर लाइट्स वगैरह, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ EV बैटरीज, सेमीकंडक्टर चिप्स, इनके लिए काम करेगा, जिन्हें एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टर्स के साथ पहुंचाने में काम करेगी PLI स्कीम के द्वारा। अब इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर। नोडल एजेंसी रहेगी DPIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हेड बॉडी है। एम्पावर्ड करेगा सेक्टोरल पार्ट में, जहाँ पर ईच सेक्टर इज मैनेज्ड बाय इट रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और इम्प्लीमेंट अथॉरिटी के साथ। आउटपुट क्या रहेगा, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन एंड सेल टारगेट को प्रति साल 2019 से 2020 में जो किया था वो इसका बेस ईयर रहेगा, और आगे जो ईयर आएंगे उसके बेस ईयर से उसकी डेप्रिशिएशन को माइनस करके पूरा ही निकलेगा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेस ईयर 2018-19 माइनस डेप्रिशिएशन नेट वैल्यू ऑफ DPIT
एलिजिबिलिटी रहेगी मैन्युफैक्चर यूनिट की फिजिकली लोकेटेड विद इंडिया में थ्रेश लोकेट होने चाहिए। अब वाइट गुड्स होते क्या? वाइट गुड्स आर लार्ज ड्यूरेबल एनर्जी इंटेंसिव हाउस होल्ड अप्लाइंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग, कुकिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, रेफ्रिजरेटर्स, washing machines, air conditioners, and dishwashers. Initially, these goods were only available in white, which gave the category its name. क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम होती क्या है? ये गारंटीज कवरेज देते, रिड्यूस करते कॉस्ट ऑफ स्टार्टअप्स की, जो कोलैटरल फ्री लोन्स को देगी स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत, जो गारंटी कवर करेगी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जो प्रोवाइड करेगी शेड्यूल बैंक्स को, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को और सेबी रेगुलेटेड बॉडीज को। अब नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहेगी, इसी के साथ सेबी भी काम करेगी। ये उसके की चेंजेस रहेंगी, गारंटी कवरेज का 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए का पूरा ये वो रहेगा, मॉडल रहेगा, जहाँ पे लैंडिंग रिस्क और इंकरेज बैंक एनबीएफसी को एक्सटेंड क्रेडिट के द्वारा अर्ली स्टार्टअप्स को हेल्प करनी पड़ेगी। एनुअल गारंटी स्कीम रहेगी 2% से 1% के पूरे स्टार्टअप में। अगर पूरा स्टार्टअप नया लॉन्च वेंचर है तो उसको 2 या 1% तक अपना एनुअल गारंटी फ्री लोन दिया जा सकेगा उसे। अब एडजस्ट क्रॉस रिवेन्यू होता है कि एडजस्ट क्रॉस रिवेन्यू, सुप्रीम कोर्ट हैज परमिटेड ए कंप्लीट रिजाइलेंस वोडाफोन आइडिया एडजस्ट क्रॉस रिवेन्यू ड्यू अप फॉर FY 2016 to 2017। अब ये एडजस्ट ग्रोस रिवेन्यू एक रिवेन्यू बेस्ड है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन द्वारा डिटरमाइन किया जाता है यूसेज एंड लाइसेंस फीस के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज करते हैं टेलीकॉम ऑपरेशन कंपनीज पर। इंडिया शिफ्ट कर देगा फिक्स्ड एनुअल लाइसेंस फी को रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल 1999 के तहत, जो सपोर्ट करेगा स्ट्रगलिंग टेलीकॉम सेक्टर्स हैं जैसे BSNL, वोडाफोन, जो उनको ऑपरेट करेगा। और इनके एज अगर वो अभी खत्म होने की कगार पे, तो उन्हें बूस्ट अप करने में मदद करेगा। AGR डिस्प्यूट है कि लीगल डिस्प्यूट है ओवर द डेफिनेशन ऑफ AGR एमर्ज्ड आफ्टर 1999 रिवेन्यू शेयरिंग और रिफॉर्म्स के साथ, जहाँ पे कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया था और बाद में इसका स्टैंड क्या निकला था। AGR शुड इंक्लूड टोटल कंपनी रिवेन्यू बोथ टेलीकॉम इनकम, कोल, SMS डाटा एंड नॉन टेलीकॉम जैसे इंटरनेट, एसेट सेल्स, रेंट, डिमांड्स या डिविजिबिलिटी। अब टेलीकॉम स्टैंड्स क्या होते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम कोर टेलीकॉम सर्विसेज एक्सक्लूड नॉन टेलीकॉम सोर्सेज। जैसे उससे पहले जैसे टेलीकॉम सर्विसेज तो हमें देती है, उसके साथ जो हमारी ये वाईफाई की एयर फाइबर तारे वगैरह जाती है, वाईफाई आता है, ये पूरा इसको भी इसे नॉन टेलीकॉम में जाएगा। इसके भी लेना चाहिए सरकार को, ये इस बात पे सुप्रीम कोर्ट में पूरा मुद्दा था। ये छोटा सा मुद्दा इस बात का था। ये वोडाफोन कंपनी आइडिया का लेकर एक अपना था। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या होता है, जो कि लॉन्च कर 2020 में, नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल रहेगी, जो पूरी बात करेगी। 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इंडिया रहेगा ग्लोबल में, जो जिसका शेयर रहेगा 3.9% से, और GDP में 2% पूरा शेयर रहेगा, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फैब्रिक्स को इंक्रीज करेगा क्रुशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एग्रीकल्चर, मोबिलिटी, हेल्थ केयर, डिफेंस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में काम करेगा, और इमर्जिंग मार्केट में गवर्नमेंट सब्सिडी अलाइंसेस के साथ आगे बढ़ेगा। अब मेजर इनिशिएटिव क्या है इसके? गिस्ट 2.0 ग्रांट इंटर्नशिप सपोर्ट टेक्निकल टेक्सटाइल रहेगी, जो इंडस्ट्री एकेडमी में गैप और सपोर्ट को ट्रेनिंग करके इंकरेज करके स्किल्ड बेस्ड लेबर्स को लाया जाएगा। और इसे टेकनेक्स 2004 भारत टेकनेक्स शोकेस किया जाएगा टेक्निकल टेक्सटाइल कैपेबिलिटी को लेकर, जो सेक्टोरल सक्सेस स्टोरी रहेगी। गुड अर्थ फर्स्ट बाउंड्री लीक प्रूफ menstrual underwear an example of Indian innovative scaling through and TTM सपोर्ट फ्रेमवर्क्स रहेगा। अभी ऑरेंज क्रिएटिव इकोनॉमी होती है क्या? ऑरेंज इकोनॉमी इंक्लूड इंडस्ट्री दैट यूज क्रिएटिव नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू क्रिएट वैल्यू सच एज फिल्म, म्यूजिक, आर्ट, डिजाइन, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर एंड पब्लिशिंग। It thrives on innovation, protect IP rights, digital platforms like streaming services, and cultural exports like Bollywood, yoga, Indian cuisines, which enhance global influence. ऑरेंज इकोनॉमी जैसे क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं, कोई इसमें अपने क्यूजीन्स को लेकर आगे बढ़ रहा है, कोई अपने टेक्सटाइल को प्रमोट कर रहा है, कोई अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर रहा है, कोई कॉमेडी को प्रमोट कर रहा है, ये सब इसके कॉपीराइट के साथ काम करेंगे। ऑल इंडिया इनिशिएटिव क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए क्रिएटर्स अवार्ड भी रखा गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए प्राइवेट कंपनियां क्रिएटर वेव समिट में काम
करेगी। इसके लिए वेव समिट 2025 रखा गया था, जो क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में मदद करेगी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ काम करेगी। अब एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री एरिया 2023-24 क्या था? ये सर्वे था, एनुअल सर्वे था, जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस द्वारा प्रति साल लॉन्च किया जाता है, जिसकी कवरेज थी फैक्टरीज एक्ट 1948, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स को, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट, जो बीड़ी और सिगार जो कंपनियां होती है जो उसको बनाते हैं, उसमें जो लेबर काम करते हैं उनकी जो बीमार, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही थी पॉल्यूशन की वजह से, इस वजह से उन्हें बंद करने के लिए, या फिर जैसे उन पे लिखा था ना, दिस इज़ डेंजरस फॉर योर हेल्थ, ऐसे पूरे विज्ञापन को बंद करने की बात की जाएगी। और ये डिफेंस एस्टेब्लिश किया जाएगा, ऑयल स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन डिपॉजिट डिपार्टमेंट यूनिट्स के साथ, रेलवे वर्कशॉप के साथ, आरटीसी वर्कशॉप के साथ, गवर्नमेंट मिंट्स के साथ, सैनिटरी वाटर सप्लाई के साथ, गैस स्टोरेज के साथ, ये सभी मिशन के तहत उसको लाया जाएगा। अब इसकी मुख्यतः फाइंडिंग ग्रोस वैल्यू एडिट रहेगी, जो 11.98% के साथ काम कर रही है। पर वर्तमान में जो महाराष्ट्र में सबसे, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु पहले स्थान पर है। और इंडस्ट्रियल आउटपुट में 5.8% ग्रोथ प्रति साल होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 5 से 7 मिलियन जॉब होनी चाहिए। और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात इसमें आगे है। ये पूरा मॉडल था। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती क्या है, पीएसयूज होती क्या है? पीएसयूज इंडियाज गवर्नमेंट ओन्ड कोऑपरेटिव वेयर गवर्नमेंट होल्ड ए मेजॉरिटी स्टेक्स रखती है। इसके की रोल्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, पीएसयूज कंट्रीब्यूट करेगा सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी, एम्प्लॉय ए लार्ज वर्क force and develop infrastructure. Public welfare, they ensure that essential services such as electricity, water and healthcare are provided as reasonable rates. Strategic sector में काम करेंगे, जहाँ critical areas like defense, energy, mining और telecommunication में काम करेंगे। अब types of PSU क्या होते हैं? महाराष्ट्र are the largest and most financial साउंड सीपीएससी इंडिया में है, जो सिग्निफिकेंट ऑपरेशन ऑटोनॉमी के साथ पोटेंशियली ग्लोबल जाइंट बनता जा रहा है पीएसयूज में। इसके क्राइटेरिया क्या? मस्ट हैव नवरत्न स्टेटस होना चाहिए, लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, टर्नओवर 25,000 करोड़ के आसपास का होना चाहिए, हर 3 साल का 25,000 करोड़ का टर्नओवर 3 साल के अंदर होना चाहिए। नेटवर्थ होनी चाहिए 15,000 करोड़ की प्रति 3 साल की एवरेज। और नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5,000 करोड़ रुपए का। और सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए। महाराष्ट्र कंपनी हैव एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग पावर रखेगी। नवरत्न कंपनी आर सीपीएससी दैट हैव डेमोस्ट्रेट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट। दे आर गिवन मोर ऑटोनॉमी देन mini Ratna companies, but slightly less than Maharashtra, particularly in matter of investment and expansion पे काम करेगी। मिनी रत्ना कंपनी होती क्या है? मिनी रत्ना कंपनी एक प्रॉफिट के लिए लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में जो हमने प्रॉफिट लिया है, जो हमने अपने टर्नओवर रखा है, उस पर मिनी रत्ना कंपनी नवरत्न कंपनी से छोटी कंपनी होती है। जैसे एग्जाम्पल एमएसएमई, जिसमें एमएसएमई में यूनिकॉर्न कंपनियां बन जाती है, जिसको 1,000 बिलियन डॉलर से ऊपर रुपए हो जाते हैं, फिर वो यूनिकॉर्न बन जाती है। उससे नीचे पहले वो स्टार्टअप्स रहते हैं। ई श्रम माइक्रो ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स क्या बात करेगा? ये स्टेट स्पेसिफिक ई श्रम माइक्रोस्कोप ऑक्यूपेशन शॉर्टेज इंडेक्स रहेगा, जो इंट्रोड्यूस करेगा, इनहेंस करेगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एक्सेस को, जो वेलफेयर प्रोग्राम्स और अलाइंग वर्कर फोर्स स्किल्स के साथ काम करेगा, जिसका इनिशिएटिव रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर। ई श्रम माइक्रोसाइट्स काम करेगी स्टैटिक स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जो इंटीग्रेटेड रहेगी नेशनल ई श्रम प्रोग्राम के साथ, सेंट्रल एंड स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम के साथ। ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स रहेगा, जो डाटा ड्रिवन टूल रहेगा, डिज़ाइन की जाएगा, आइडेंटिफाई की जाएगा ऑक्यूपेशन फेस लेबर शॉर्टेज, फैसिलिटेट अलाइनमेंट बिटवीन वर्कफोर्स एंड इंडस्ट्री डिमांड के साथ। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कर्स का पूरा ये प्रोजेक्ट रहेगा। एक्सेस टू मार्केट पॉइंट को, अब मिसलिनियस टॉपिक्स हैं क्या? लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी होती क्या है? Low altitude economy, Tamil Nadu is preparing a roadmap to become India's low altitude economy hub. Tamil Nadu is known as the Detroit of Asia due to its status as a major autonomous मैन्युफैक्चर हब। लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी इमर्ज कर रही है इकोनॉमिक सेक्टर्स में, जो एयर स्पेस बिलो करे 3,000 मीटर का कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पज के साथ। ये डाटा ड्रिवन इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम रहेगा, जिसमें ड्रोन्स रहेंगे, वर्टीपोर्ट्स रहेंगे, चार्जिंग स्टेशंस रहेंगे, डिजिटल अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा। मतलब यहाँ पे डिजिटली किया जा रहा है सारा सामान। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूएवीज, इंस्पेक्ट पावर लाइन्स, ब्रिजेस और
इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप किया जाएगा। ड्रोन सपोर्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स में, फायर फाइटिंग्स में और मेडिकल मिशंस में ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा। एग्रीकल्चर का यूज़ किया जाएगा ड्रोन्स में, स्प्रे में, क्रॉप मॉनिटर में और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में। अर्बन मोबिलिटी के लिए ईवीटोल एयर टैक्सीज के लिए ऑफरिंग की जाएगी, क्विकर फ्री पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लॉजिस्टिक में यूज़ किया जाएगा लास्ट माइल लॉन्ग डिस्टेंस कार्गो डिलीवरी के लिए। ये हमारा लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी है जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन पे काम करेगा, और मशीनरी इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका महत्वपूर्ण वो सोर्स रहेंगे। और ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्शन जो नीति आयोग द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया एक आइडिया था। जीडीपी में जो टेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट डजंट फुली कैप्चर नॉलेज बेस्ड कंट्रीब्यूट लाइक R&D इनोवेशन एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को लेकर काम करना था। यहाँ पे जो नया क्रिएटिव नॉलेज बेस्ड रिसर्च हो रही है उसको एक उसका एक ऐप बनाकर उसमें सब कुछ एक जगह डाल दिया जाएगा ताकि लोगों को एक सिंगल विंडो से क्लिक से सब कुछ पता चल जाए, मतलब एक्सेस हो जाए लोगों के पास। और फुली रिफ्लेक्ट करेगी नॉलेज इकोनॉमी को जो मेजर करेगा GDKP के द्वारा। 8 कोर इंडस्ट्रीज इसमें रहेगी जिसका बेस या रहेगा 11 से 12। वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा पेट्रोलियम का, फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का जो कि 28.4% है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो कि 19.85% है, स्टील जो कि 17.10% है, कोयल जो कि 10.3% है, क्रूड ऑयल जो कि 8% और नेचुरल गैस 6%। सबसे लास्ट में आएगा फर्टिलाइजर। सबसे पहले आएगा पेट्रोलियम और सबसे लास्ट में आएगा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर से पहले सीमेंट, सीमेंट से पहले नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के बाद इलेक्ट्रिसिटी और स्टील आ जाएगा। ये 8 कोर एरिया है जिस पे पूरा इंडस्ट्री काम करेगी। और ये इनोवेशन चाइना की EV सेक्टर में मार्केट में भी इनोवेशन लाने में हेल्प करेगी, जहाँ प्राइस को फॉल करके प्रोडक्शन कॉस्ट को सप्लाई को बूस्ट अप किया जाएगा। फ्लैश आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी जो कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा लॉन्च की गई थी। इनोवेटिव इंजेक्ट फायर ग्राउंड आयरन और पाउडर इनटू एक्सट्रीमली हॉट furnace triggered an explosive chemical reactions. The new method also work exceptionally well of low middle yield, or iron making process is just 3 to 6 seconds compared to 5 to 6 hour required traditional blast फर्नेंसिस के साथ। नियर जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा। ये कोई जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो चुका है तो उसको कैसे, या फिर एक्सप्लोजर करवाना है जो ट्रेडिशनल मेथड से 3 से 4 घंटे में हो रहा था उसे 6 से 7 मिनट के अंदर करवा रहा है। उसके बाद कार्बन एमिशन भी नहीं होगा, उससे कार्बन सिंक के कैसे काम करेगा वो पूरा इसका मॉडल रहेगा जो मेरे को अभी समझ में नहीं आया है अच्छे से, सीधी बात। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई होती है इन्फ्लेशन। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो कि 2025-26 हैज़ बीन नोटिफाइड करेगा 376 अप टू 363 फाइनेंशियल 2024-25 में 3.5% से इंक्रीज हो रही है। ऑफ कोस्ट इन्फ्लेशन होती क्या है? जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा अनाउंस एनुअली उसका डाटाबेस रखा जाता है जो पर्पस करेगी हेल्प टैक्स पेयर कैलकुलेट करेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को, सेल करेगी इनवोएबल प्रॉपर्टी को, सिक्योरिटीज देगी ज्वेलरी को और एडजस्ट करेगी इन्फ्लेशन को। जो CI प्रोवाइड करेगा इंडेक्सेबल बेनिफिट जो कि सेल ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट्स पे काम करेगी, रिड्यूस करेगी टैक्सेबल प्रॉफिट के साथ। अब टैक्सेबल बेनिफिट रहेगा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। टैक्स पेमेंट यूजली प्रेफर की जाएगी हायर CII एज इट अलाउ देम इन क्लेम लार्जर टैक्स रिवेन्यू के साथ। अब की प्रपोजल क्या रहेगा? इसका इंक्लूजन की जाएगी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, ये था CII इंडेक्स जो कि एनुअली कितनी 3.5 से 3.78 तक पहुंच गई है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। ये कैसे पहुंची है, डायरेक्ट टैक्सेस कैसे काम करेंगे, ये पूरा इसका एक इंडेक्स निकाला गया था। अब दूसरा इंडेक्स है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण की एरियाज पे बात करेंगे वो है हाउसिंग इंडेक्स मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा। करंटली हाउसिंग हैज़ ए वेटेज 21.6%, अर्बन एरिया का 10.7% हाउस वेटेज है। ऑल इंडिया एयर लेवल बेस्ड मेनली अर्बन डाटा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउस रेंट अलाउंस प्रॉक्सी फॉर रेंट ए सिस्टम दैट डजंट रिफ्लेक्ट रियल रिटर्न
रिटेलर ट्रेंड्स पर्टिकुलरली इन स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल एरियाज में। ये कंज्यूमर की, जैसे कंज्यूमर का हाउस होल्ड में कितना कंजप्शन हो रहा है अर्बन रूरल एरिया में, ये पूरा इसका वो डाटाबेस निकालता है, जहाँ पे इंक्लूजन रूरल हाउसिंग डाटा को देखा जाएगा, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रही है, कैसे उनकी परचेजिंग पावर कैसी है, और एम्प्लॉय का प्रोवाइड डेवलिंग क्या है, मंथली रेंट क्या होता है, उन डाटा कलेक्शन की जाएगी। उनकी अनऑथोराइज्ड सेक्टर्स में कैसे काम कर रहे हैं लेबर, उनका पूरा डाटा उठाने के लिए छोटे इंडेक्स निकाले जा रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास। सी पे एक कंपोजिट इंडिकेटर है जो शॉर्ट टर्म चेंज के साथ रिटेल प्राइजेस को हाउस होल्ड कंजप्शन बास्केट में डालता है। CPI और WPI होता क्या है? CPI होता है जो कि एग्रीकल्चर लेबर को, रूरल लेबर को, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, पूरे को एक बास्केट होती है 13 आइटम्स की, और जिसे रिलीज करेगा लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के तहत रिलीज करेगी स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा, RBI जिसका की इन्फॉर्मेशन हेड होगा। कम्युनिटी वेटेज रहेगा हाउस होल्ड में क्लोथिंग एंड फुटवियर को लेकर, जो कि 6.53% है, जिस पे इतना लोग खर्च कर रहे हैं। पान, तंबाकू और टॉक्सिक एलिमेंट्स पर 2.38% हो रहा है। फूड और बेवरेज पर 45% हो रहा है। हाउसिंग पे 10% हो रहा है, और मिसलेनियस पे 28% हो रहा है। ऐसे ही CPI एक बहुत गुड और सर्विसेज को इंक्लूड करेगा, और जिसका बेस ईयर 2011-12 है, और स्क्विड वेटेज, स्क्विड इकोनॉमी के साथ ही काम कर रहा है आजकल। स्क्विड, हाँ, स्क्विड इकोनॉमी होती है, स्क्विड इकोनॉमी सिकुड़ती हुई इकोनॉमी बोलेंगे जिसको हम, जिसमें होता क्या है कि जैसे हाउस होल्ड कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, उसी के साथ परचेजिंग पैरिटी पावर लोगों की और जिससे सोशल डिवाइड हो जाता है। कि जैसे सोशल डिवाइड कैसे होगा कि किसी के पास खाने 3 आधारभूत सुविधा, रोटी कपड़ा मकान तक की सुविधा नहीं होती, और किसी के पास इतने पैसे होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी, जैसे 90% लोगों के पास 1% प्रॉपर्टी है, और जो 1% जो रिच पर्सन है उनके पास 90% प्रॉपर्टी है। ये पूरा इनका झमेला है। होलसेल इंडेक्स क्या होता है? जो इंक्लूड करेगा ओनली गुड्स को, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहेगा जो गुड और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करेगा। ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स रहेगा वो कैपिटल गुड्स को लेगा, और कंज्यूमर प्राइस कैपिटल के साथ इंपोर्ट आइटम्स को भी लेगा। और ये इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं लेगा, ये इंक्लूड करेगा इनडायरेक्ट टैक्स को भी। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसके हेल्प रहेंगे, इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक निकालेगी। ये डजंट रिफ्लेक्ट अप टू डेट एक्सपेंडिचर। ये मतलब WPI तो जैसे बहुत साल, जैसे 2011-12 बेस ईयर के हिसाब से उतना था, उस हिसाब से आज भी निकाला जा रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो अपडेटेड है, जो रिफ्लेक्ट करेगा डे टू डेट एक्सपेंडिचर्स को। अब नेक्स्ट बात हो रही है स्टैगफ्लेशन होती क्या है? स्टैगफ्लेशन होती है इकोनॉमिक कंडीशन वेयर स्टैग्नेशन, स्लो ग्रोथ एंड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट को एग्जिस्ट विद इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? यूजली राइज विद ग्रोथ एंड फॉल विद कंट्रैक्शन, बट स्टैगफ्लेशन डिस्टर्ब विद द बैलेंस क्रिएटिंग स्टिमुलस स्लो डाउन एंड इन्फ्लेशन। कि जैसे ना वर्तमान में लोग, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है पर एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास है नहीं, रोजगार लोगों के पास नहीं, तो इसका मतलब है स्टैगफ्लेशन। और इन्फ्लेशन हो रही है कि लोग बढ़ते जा रहे हैं और उनके लोगों की स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है, पर उनका खर्चा कम है, तो मतलब कि महंगाई बढ़ती जा रही है, वो होती है इन्फ्लेशन, जो कि स्पेंडिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट को दर्ज करेगी। और जो स्टैगफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्पेंडिंग को डाउनवर्ड लेके जाएगी। जो ड्राइवर स्टैगफ्लेशन के सप्लाई शॉक रहेंगे, जैसे ऑयल का अचानक से बढ़ जाना, पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ जाना, गोल्ड का रेट बढ़ जाना। वीक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ क्या रहेगी? जब एग्रेरियन स्टेगनेशन, जैसे भूकंप वगैरह जाना, बाढ़ वगैरह जाना, जिससे पूरी खेती खराब हो जाएगी, जिस वजह से इस साल प्रोडक्शन कम हो जाएगा। करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाएगा, जैसे सुबह पढ़ाया था रुपी डेप्रिसिएशन वाला, कि डॉलर से रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, वो स्टैगफ्लेशन में हेल्प करेगा। अब इन्फ्लेशन टारगेट करेगी मॉनेटरी पॉलिसी नेटवर्क के द्वारा, जो कि RBI सेट करेगा इन्फ्लेशन टारगेट्स को, जो अडोप्ट की थी 2016 में। एवरी 5 साल में ये पूरी वो देती है, अपनी रिपोर्ट देती है। अब अगली रिपोर्ट आएगी 2026 में, मई में। जो टारगेट रहेगा वो RBI मेंटेन करेगी 4%, और CBI टारगेट रहेगा 2 से 6% के बीच में। 4% तो मेन 4 रहेगी ना, वो एवरेज रहेगी, और 2 ± 4% पूरा
इन्फ्लेशन देखी जाएगी 6% हाई रहेगी, 2 से 4% से अगर ज़्यादा रहेगी तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ी है। और रिसेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड क्या है वर्तमान में, रिटेलर्स में 1.5% का लोवेस्ट 8 साल में लोवेस्ट हुई है। और 2014 में हेडलाइन इन्फ्लेशन रेज आउट की गई थी। अब इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क होते क्या हैं, इन्फ्लेशन टारगेट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के द्वारा, वेयर द सेंट्रल बैंक सेट ए टारगेट इन्फ्लेशन रेट एंड यूज टू लाइक इंटरेस्ट रेट टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. It serves as a compass of price stability, maintain inflation within a set range to ensure predictable prices and boost economic confidence. जैसे हमारा चावल का रेट है, चावल का रेट होता है 38 रुपये भी होता है, और 200 रुपये का भी चावल होता है। तो मेन जो मिडिल क्लास एज है वो 38 से 40 रुपये वाला चावल खाती है। इस बार हो गई बारिश ज़्यादा या कम, तो हमारे इस बार प्रोडक्शन उतना हो नहीं पाया, तो लोगों की डिमांड तक पूरा चावल पहुंच नहीं पाया, तो लोगों के अंदर हो जाएगा। अब वो प्राइस तो हाई कर जाएंगे कि डिमांड है, सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो इन्फ्लेशन टारगेट क्या करते हैं, एक जैसे आरबीआई कर लेती है, कुछ को अपने स्टोरेज में रख लेती है, जो कि बाद में जब अगर मार्केट में सप्लाई नहीं हो पाएगी उस टाइम पे प्राइस हाइक रहेंगे तो उसे कंट्रोल कर, तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी और उसमें कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, क्या करे, मतलब कम कर देगी प्राइस को, एक सेट लिमिट बिठा देगी कि 40 से ऊपर का रेंज नहीं जानी चाहिए। वो होती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जिसके प्रोज और कॉन्स क्या होंगे। प्रोज तो रहेंगे, इम्प्रूव करेगी क्रेडिबिलिटी को और इन्फ्लेशन को एक्सपेक्टेशन को कम करेगी, रिड्यूस कर देगी साइज का इन्फ्लेशन का, इनेबल कर देगी बिजनेसमैन प्लान इन्वेस्टमेंट को, हेल्प कर देगी ट्रांसपेरेंट मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2023-24 में सिलिकॉन वैली का बैंक करप्ट, यूएसए का सिलिकॉन वैली में बैंक करप्ट नहीं हो चुका था, वो वाला एग्जांपल दिया है। और इसके कौन्स क्या रहेंगे, नुकसान रहेंगे, डिले कर देगी मॉनेटरी पॉलिसी में, और डजंट एक्सेस सप्लाई थ्रेशोल्ड बना रहेगा, सप्लाई लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी, फोकस रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और पोटेंशियली फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, और रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी को, और लिमिट कर दी जाएगी फिस्कल स्टिमुलस प्रोजेक्ट, जो सरकार पीडीएस स्कीम्स या स्टिमुलस प्रोजेक्ट देती है वो कम कर देगी। यूनिफॉर्म इन्फ्लेशन टारगेट जो कि ओवरलुक हो जाएगा, रीजनल डिस्पैरिटी आ जाएगी और अनइवन डेवलपमेंट होगी। अब इन्फ्लेशन टारगेट में 1960s के टाइम पे क्रेडिट प्लानिंग क्या थी, ये पॉलिसी ऑपरेट कर दी जाएगी सैचुरेटेड लिक्विडिटी एसएलआर के साथ, जो सीआरआर कैश रिजर्व रेशो के साथ मेंटेन हो रही थी। वहीं 1980-1990 में जो मॉनेटरी टारगेट्स थे वो ब्रॉड मनी सप्लाई के साथ जीडीपी ग्रोथ के साथ रेंज 5 से 7% हाइक कर दी गई है, जो कि 2014 की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में उर्जित पटेल कमेटी 2014 में आई थी, जिससे 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन की रेट रखा गया था, जो वर्तमान में 4% एवरेज रेट अभी इंडिया इकोनॉमी का है। इस वजह से इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी हुई है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन को होल्ड करने का काम करती है, और इन्फ्लेशन टारगेट 7.5% से 4% तक पहुंच चुका है। लोअर इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी रही है 75 साल में, और इसके चैलेंज रहेंगे इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, नॉमिनल स्पिल ओवर हो चुका है फूड इन्फ्लेशन के साथ, लेस फाइनेंशियल वोलेबिलिटी रहेगी, पॉलिसी ट्रांसमिशन कम रहेगा, ग्रोथ इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट स्टडी ग्रोथ के साथ बढ़ेगी। अब इंडेक्सेस होते क्या है और इन्फ्लेशन को कैसे काम करेंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन होती क्या है। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जो ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ इकोनॉमी को एक जगह लाती है, एक बास्केट में लाती है। वहीं कोर इन्फ्लेशन रहती है जो केवल फूड और फ्यूल को, जैसे कि हमारा पेट्रोल के दाम को और जो खाने पीने की वस्तु होती है ना उनके दाम को देखती है, वो होती है कोर इन्फ्लेशन। और हेडलाइन इन्फ्लेशन जो सभी के लिए होती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल मार्केट पे काम करता है, जिसका बेस ईयर 11-12 है। कमोडिटी वेटेज रहेगा क्लोथिंग वेयर हाउसेस का तो कम 2.6% रहेगा, क्लोथिंग और फुटवियर्स का 6.5%, और तंबाकू वगैरह का 2.38% और हाउसिंग का 10%।
और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालेगा, बेस है वहीं 2011-12 रहेगा। डिटेल प्राइस पे काम करेगा, मिनिस्ट्री कॉमर्स इंडस्ट्री काम करेगी। यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर देखा जाएगा, डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट अवेयरनेस होलसेल प्राइसेस की बजाय सीपीआई प्राइसेस पे दाम, जहाँ पे फ्यूल कितना है, फूड बेवरेजेस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कितने काम कर रहे हैं वो सब देखा जाएगा। ये जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे कैसे काम करेगा ये पूरा पढ़ चुके हैं। अभी रमेश चंद पैनल क्या था? रमेश चंद पैनल एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स निकालता है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, जो 2022-23 में लॉन्च किया गया था, जिसका बेस ईयर 2011-12 जो डब्ल्यूपीआई और परचेजिंग पावर पैरिटी के द्वारा 2022-23 का रखा गया था, जो कॉमनली वेटेज अंडर डब्ल्यूपीआई के तहत काम करेगा, जो जिसमें फ्यूल रहेंगे और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स रहेंगे। ये पूरा हमारा बैंक आरबीआई बैंकिंग सेक्टर और इन्फ्लेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स, जो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, रोड टैप एक्सपोर्ट इनिशिएटिव पूरा कैसे काम करेगा, अचीवमेंट एईओ प्रोग्राम कैसे काम करेगा, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम कैसे काम करेगा, जो कि हम करेंगे बाद में। पीएलआई स्कीम एक स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज पे काम करेगी, जो कि स्पेशली स्टील पे काम, पीएलआई स्कीम 1.1 के तहत, जिसका टेन्योर रहेगा 2025-26 से 2029-30 के बीच में, जिसका जो प्रमोट करेगी प्रोडक्शन ऑफ स्पेशली स्टील का, इंक्लूड करेगी हाई परफॉर्मेंस स्टील अलॉय, सुपीरियर स्ट्रेंथ, कोरेजन, हीट रेजिस्टेंस के साथ, जैसे कोटेड प्लेटेड स्टील, हाई स्ट्रेंथ वियर रेजिस्टेंस स्टील, स्पेशली रेल्स अलॉय स्टील्स, वायर्स, इलेक्ट्रोडल स्टील्स, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील्स, कार्गो स्टील पे बात करेगी, जिसके मेजर कान रहेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी कार्गो स्टील के लिए 30,000 करोड़ रुपए, और जो सरप्लस प्रोडक्शन में काम करेगा। अब क्वालिटी और क्वांटिटी कंट्रोल ऑर्डर कैसे काम करता है, जो विस्कोस स्टेबल फाइबर के द्वारा इंप्रूव किया जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, द मैन मेड बायोडिग्रेडेबल फाइबर्स की नेचुरल सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी पे काम की जाएंगी। फॉर एग्जांपल वुड पल्प को लेकर, कॉटन फाइबर्स को लेकर सस्टेनेबली सिल्क लाइक क्वालिटीज़ दी जाएगी। अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर चैलेंज डब्ल्यूटीओ के द्वारा भी रहेगा कि इम्पोज, अगर इन पे टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर दिए जाएंगे तो ये फिर महंगे तो हैं और महंगे हो जाएंगे, पूरा इन्वायरमेंट बेस्ड पे बनेंगे तो ये इशू रहेगा। और HS कोड सिस्टम क्या होता है? ग्लोबल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में बात करेगा, जो कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए 6 डिजिट कोड में काम करता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ हार्मोनाइज कम्युनिटी डेस्टिनेशन कोडिंग सिस्टम पे काम करेगी, जहां ग्लोबल ट्रेड एंड पता चला डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स काम करेंगे। नेशनल टाइप रियलाइज स्टडी, ये तो भैया ऊपर से जा रहा है बिल्कुल। टैक्सेशन इनकम टैक्स 2025, इनकम टैक्स 2025 पार्लियामेंट्री पास इनकम टैक्स बिल 2025 रिप्लेस द 6 डिकेड ओल्ड इनकम टैक्स 1961 को। 2025 1961 में पहला टैक्स बिल कोड बना था, जिसे 2025 में नया कोड बनाया गया है, जो लागू होगा अप्रैल 1 2026 से, जो कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल को इवेंचुअली ड्रॉप कर देगा मल्टीपल मिसमैच की वजह से। द लो स्ट्रक्चरल टैक्स रेट स्लैब सेपरेट एंड अनअफेक्टेड रहेगा। इंट्रोड्यूस की जाएगी टैक्स ईयर, रिप्लेस करेगी असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को। टैक्स ईयर होता है क्या, जो 12 महीने के अंदर एक पीरियड आता है जहाँ पे सरकार पूरा अपना बजट बनाती है, उस पूरे एक साल के अंदर कितना करंट असेसमेंट ईयर लगा है वो पूरा डाटा रहता है। टेक्निकल रेस्ट्रिक्शन इसमें मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स वगैरह सब आएंगे। मैट जीरो टैक्स कंपनीज जैसे फर्म शोइंग हाई बुक्स प्रॉफिट पेइंग डिवाइड अवॉइड टैक्स थ्रू एग्जम्पशंस, मिनिमम टैक्स प्राइस और मैट बट एप्लीकेबल नॉन कोऑपरेटिव टैक्स पेयर्स पार्टनरशिप्स LLPs कैसे काम करेंगे। 5 चेकअप उनका पूरा अनसर्टेनिटी रहेगी, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू स्कीम्स और इम्प्रूव करके एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाने का प्रयास करेगी। विजुअल डिजिटल स्पेस लेके आएगी, जहाँ सोशल मीडिया के द्वारा, ईमेल सर्विस के द्वारा, अकाउंट्स के द्वारा उनको हैक करने की बात की गई है। वर्चुअल डिजिटल एक्सपेक्ट कैसे हम अपनी पेमेंट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स होते क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो इनकम और प्रॉफिट पे लगाए जाते हैं। बर्डन हैज़ टू बी बोर्न बाय द पर्सन हु टैक्स इज लीव्ड एंड कैन नॉट बी पास्ड ऑन द समवन एल्स, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा गवर्न किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो इंडिविजुअल हिंदू
अनडिवाइडेड फैमिलीज के द्वारा फॉर्म ट्रस्ट और आर्टिफिशियल जुडिक्शन पे लगाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो इनकम टैक्स 2066 के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज के द्वारा प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनीज पर लगाया जाता है। अब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है जो जीरो टैक्स पेइंग सिस्टम होता है, जो फाइनेंस एक्ट 1988 में आया था, जो कि 1960 की मैट क्रेडिट में कम करता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट होता है जो कि कैपिटल गेन को कम करने की बात करेगा। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स होती है। गुड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी 2.0। थैंक यू वेरी मच।